की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भेलूपुर लूटकांड से संबंधित ऑडियो क्लिप की जारी। युवक की निर्मम हत्या में लिप्त पत्नी व प्रेमी को लंका पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ के आह्वान पर कर्मियों ने शासन के कर्मचारी विरोधी रवैये के खिलाफ कार्य बहिष्कार कर दिया धरना। और बारिश न होने से परेशान हुए लोग, मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान जल्द होगी अच्छी बारिश। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भेलूपुर लूटकांड से संबंधित ऑडियो क्लिप जारी की। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आज 15 मिनट 9 सेकंड की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की है, जो भेलूपुर लूटकांड से जुड़ी हुई बताई जाती है। ऑडियो भेलूपुर पुलिस के कुछ अफसरों और अजीत मिश्रा के बीच की बातचीत की बताई गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वस्त सूत्रों से ये रिकॉर्डिंग मिली है, जो 30 मई 2023 की रात भेलूपुर पुलिस के उपनिरीक्षक सुशील कुमार और उत्कर्ष चतुर्वेदी द्वारा अजीत मिश्रा के साथ तब की बातचीत बताई गई है, जब पुलिस अजीत मिश्रा को 30 तारीख की रात जबरदस्ती एक सफारी गाड़ी में बिठाकर पैसे की वसूली के लिए वाराणसी से लखनऊ ले जा रही थी। इस बातचीत में अजीत मिश्रा पैसे के शीघ्र बरामद होने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 49-50 लाख की बरामदगी की बात हो चुकी है, जबकि पुलिस के अफसर कह रहे हैं कि सीओ साहब इस मामले में विशेष रुचि ले रहे हैं। सीओ साहब हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, वे इस मामले में लगातार लगे हुए हैं। इस पर अजीत मिश्रा ये कह रहे हैं कि सीओ साहब सेटलमेंट वाले हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं सेटलमेंट कर लिया। पुलिस के अफसर कह रहे हैं सीओ साहब ये चाहते हैं कि सारा पैसा उन्हें मिल जाए, वे माला माल हो जाए, बाकी किसी को कुछ मिले या ना मिले। ये भी कह रहे हैं कि अब वे हम लोगों का नुकसान भी करेंगे। इसी बातचीत में एक पुलिस वाला कह रहा है कि एडीसीपी साहब को बता दिया जाए कि 11 बजे तक पैसा हर हाल में आ जाएगा। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इस प्रकार की बातचीत भेलूपुर लूटकांड को पूरी तरह संदिग्ध बना देती है। जहां पुलिस के अभिलेखों में 5 जून को लूट की घटना दर्ज हुई, वहीं उससे 6 दिन पहले ही पुलिस द्वारा इस प्रकार बरामदगी का प्रयास करना और इस प्रकार की बातचीत करना इस बात को स्पष्ट करता है कि कथित लूट कांड में पुलिस वालों की मुख्य भूमिका थी, जिसमें संबंधित सीओ और एडीसीपी की भी भूमिका है। अतः अमिताभ ठाकुर ने पुलिस कमिश्नर वाराणसी को पुनः इस प्रकरण को सीबीआई को संदर्भित करने का अनुरोध किया है और कहा है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो वे इसे आगे ले जाएंगे। इस ऑडियो क्लिपिंग की केटीवी पुष्टि नहीं करता है। पैसे से मतलब है ना, तो एडीसीपी साहब को बोलिए 11 तक पैसा हर हाल में आ जाएगा। हम लोग 6 बजे गए तो बताऊंगा, उनसे बस इतना बता दीजिए कि 11 बजे तक हर हाल में आ जाएगा। लेकिन चलने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा भैया ना सुशील भैया। अरे बाप इसके पास अपने सम्मान में बस घुस जाते हैं कि संबंध है और आप बोल भी नहीं पाते, गाली देते हैं। ये बताइए मेरे को लखनऊ वाली पार्टी कितने कब आएगी? लोग लाइन के बात सुन रहे थे, बोल रहा है मैं हर हाल में आऊंगा। मैं कहा तुम्हारी वजह से फंसा हूँ। हम लोग बात मत सुनिए, आप अपनी बात बताइए। इसकी बात अपनी बात बताइए, मतलब जो आप बताते हैं बताइए। हम तो कही रहा नहीं सुने हैं कि मैं पैसा दूंगा आपको, लाके जितना है मैं 100% मिसाइल जो है कि पैसे कोई मूल्य नहीं, आपकी इज्जत के आगे मैं ला के दूंगा। लेकिन वो कल तक तब तक ये सब बीच में करने की क्या जरूरत है? जब वो कल तक कह रहा ला के मैं दूंगा पैसा, वो तो हो गया। वो कितना पैसा लाएगा? अरे जो पहले लाए तो जो भी लाएगा उसके बाद जो कम बेसी होगा उसके साथ 3-4 लोग आए थे पटेल गुजरात से, वो ला के देंगे। वही लेके आया। हाँ, वो तो खुद बैठा था गिरी सेटलमेंट की भैया हमारा जो है जो थाने में लोग लिए हैं दे दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग दे दे, बाकी आएगा ये लोग लेते रहेंगे। ये सीधी सी बात है। किसी में रिकवरी आ तो रही है, क्या दिक्कत है?
आज यहाँ डेडलाइन के नाम पे है ना, तो जल्दी करिए। पूछिए कितना रिकवरी हुई, ये 6,000 जो भी रहेगा 6 लाख होगा। 6 लाख, हाँ 6 लाख। तो 1 लाख वो नहीं रखा है अपने पॉकेट में, यहाँ पॉकेट हो गया। चलिए ठीक है। कितना आपके पास कितना है सब बता दिया, गाड़ी में कितना है सब कुछ बता दिया। एक करीब 1 करोड़ रुपया हो गया है। एक ही करोड़ कम हो रहा है ना, वो कह रहे 49-50 लाख कितना मैं ला के दे ही रहा हूँ। कहे कि नहीं कहे हैं आप लोग भी सुने हैं? देखिए आप लाने नहीं दिए, पहले हमारी बात सुन लीजिए। ला के देने कहे हैं, और जो हमारे अधिकारी कर रहे हैं ना, अगर आप हम रहते ना तो हम उधर वही बच्चे हम भी आपसे अड़ंगा नहीं लगाते, हम लोग विश्वास नहीं लगाए आपसे, इसमें सब बात कैसे पता चली? अरे सीओ साहब बता दो, सुबह से सीओ साहब तो सीओ साहब नहीं सुनेंगे हम लोग को, पूछे इनसे क्या बात छुपा है, कोई सुबह से सीओ के साथ घुमा जा रहा है। तो सीओ साहब तो सेटलमेंट वाले हैं ना, तो वो कहीं नहीं सेटल कर, पूछिए ना इनसे, पूछिए लखनऊ तक फोन कर रहे हैं, खाली बस ये है कि पूरी बरामदगी मिल जाए, हम लोग मालामाल हो जाए, दूसरा कोई ठोके। अब नहीं कुछ होगा भैया, देखिए नुकसान भी करेंगे हम लोग का। अब वो पूरा सीपी तक जानकारी, अब भाई तो डीसीपी फोन किया, पूरा जानकारी ऊपर तक हो गई सर। अब कई महीने जो नहीं हो रहा, अगर दिन जाएगा तो महीने में दीजिएगा। अभी क्या होना आगे सुशील भैया? बस पैसा में बरामदगी दिखा रहे हैं, मेन है पैसा बरामदगी। इसमें इनका रोल क्या है? सेटलमेंट खाली पूरा रोल तो यही का है भैया। नहीं क्या पूरा रोल है पैसा में, पर्चे पैसा जिनका सिस्टम हमें मिलवाया, काफी लेके गए, क्या हुआ क्या नहीं आप सब ध्यान रहे हैं, कौन पार्टी कहाँ की थी आपकी तो जान रहे हैं। तो पार्टी का पता, नाम, नंबर सब तो दे रहे हैं आपको, तो नाम पता दिले तो भाई साहब उनको बुलवा भी तो रहा हूँ मैं। चलिए पैसा दिलवाने से मतलब, चलिए उनको बुलवा। हाँ बोलिए। बस हमें और कुछ नहीं, पैसे की रिकवरी आपकी हो जाएगी। ये चीज 3 बजे से कर रहे हैं, बस हम नहीं चंदर जी तक कोई वो लेके आया था पैसा, सागर लेके आया था। अच्छा अगर इतना लेकिन करके नहीं बैठा होता, समझ में आया? देखिए आप लोग भी जानते हैं ना, वर्दी और गर्दी सब आदमी जो पीछे भागते हैं, प्यार से फुसला के दबोच लीजिए साले को। मैं बताऊं, अब मैं इनकी आज की बात बता रहा हूँ। 3 बजे आए चौकी पर, हम लोगों ने कहा चलिए सीओ साहब के यहाँ चलिए मिलना है। उन्होंने कहा हम मुझे पहले कार्यालय, सीओ साहब छोड़ के या सिगरा भागा, वो लोग कई 2 लोग पैसा मंगाइए। युवक की निर्मम हत्या में लिप्त पत्नी व प्रेमी को लंका पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा गंभीर अपराधों की रोकथाम हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में आरएस गौतम पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी व सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी के कुशल नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत गुमशुदगी अनिल यादव व पंजीकृत मुकदमे के अनावरण हेतु गठित टीम मुखबिर खास सूचना की जो हत्या हुई है उसके अभियुक्तगण एक सफेद कार में सवार होकर लोटूबीर पुलिया के पास मौजूद हैं तथा कहीं भागने की फिराक में हैं। यदि जल्द किया जाए तो उन्हें पकड़ा जा सकता है। सूचना पर पुलिस बल द्वारा घेरेबंदी करते हुए कार में सवार 2 लोगों को लोटूबीर पुलिया के पास से पकड़ लिया गया। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों ने जुर्म स्वीकार करते हुए हत्या की बात बताई। विधिक कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए अभियुक्तगण से पूछताछ पर बता रहे हैं कि अभियुक्त सुरेंद्र यादव और ननकू का मृतक की पत्नी अनीता से नजदीकियां बढ़ गई थीं। मृतक अनिल यादव बीच में रोड़ा बनने लगा, जिसे रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने योजना बना ली। एक साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत एक राय होकर शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर शराब पिलाकर गमछे से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी तथा शव को अलीनगर चंदौली थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्विस लेन के नाले में डाल दिया। दिलीप यादव निवासी सिर गोवर्धन पुलिस स्टेशन लंका के द्वारा 19 जून को पुलिस स्टेशन लंका पर एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी कि मेरा भाई अनिल यादव गायब है, और ये 16 तारीख से गायब है, 16 जून से। और इस संबंध में बताया गया कि 17 और 18 को हम खोजते रहे, जब नहीं मिला तब इसकी गुमशुदगी थाने पे दर्ज करा रहे हैं। गुमशुदा की तलाश में टीमें लगाई गई थी और इसी बीच ये सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी अलीनगर थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे जनपद चंदौली में पड़ी हुई है। उस डेड बॉडी का पंचनामा पीएम कराया गया और साथ ही साथ अभियुक्तों की जानकारी की गई
उन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें दोनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। अभियुक्तों में एक जो है मृतक अनिल यादव की पत्नी अनीता है और दूसरा जो है सुरेंद्र यादव है। सुरेंद्र यादव औराई जनपद भदोही का रहने वाला है और ये पूछताछ में बताया कि मृतक की पत्नी के संबंध सुरेंद्र यादव से हो गए थे, जो रिलेशन में दूर के रिश्ते में बहनोई लगता है। बहनोई के साथ जो है मिल करके पत्नी ने ही अपने पति की जो है नशीला पदार्थ खिला करके और गमछे से गला दबा करके हत्या कर दिए और उसको फिर वैगन-आर गाड़ी में ले करके हाईवे के किनारे अलीनगर थाना क्षेत्र चंदौली में एक नाले में डाल दिए थे। डेड बॉडी का भी जो है पंचनामा पीएम की भी कार्रवाई कराई जा चुकी है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना में प्रयुक्त जो गमछा है उसको भी वाहन से बरामद कर लिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ के आह्वान पर कर्मियों ने शासन के कर्मचारी विरोधी रवैये के खिलाफ कार्य बहिष्कार कर धरना दिया। शनिवार को चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर संबद्ध प्रांतीय संघों के दिशा निर्देश के क्रम में विभिन्न लंबित कर्मचारी समस्याओं एवं उत्तर प्रदेश शासन की संगठन व लोकतंत्र विरोधी स्थानांतरण नीति के विरोध में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुपालन में 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार एवं धरना प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने अपनी आवाज बुलंद की। इस अवसर पर बहिष्कार सभा में वक्ताओं ने कर्मचारियों की पूर्व में लंबित मांगों से कर्मचारियों का ध्यान भटकाने, संगठनों की शक्ति कमजोर करने की साजिश के तहत निर्गत स्थानांतरण नीति पूरी तरह से कल्याणकारी शासन की नीतियों का उल्लंघन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उत्तर प्रदेश शासन की कर्मचारियों के मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक उत्पीड़न के मंशा का पुरजोर विरोध करते हुए कर्मचारी नेतृत्व ने शासन प्रशासन को चेतावनी दी कि संगठनों की लोकतांत्रिक शक्ति को कुचलने से बाज आए, अन्यथा वृहद आंदोलन से जनता को होने वाली असुविधा एवं परेशानियों की समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कार्य बहिष्कार सभा में डॉक्टर जे.के. सिंह, डॉक्टर जे.एस. उपाध्याय, डॉक्टर घनश्याम सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य सहित अनेकों अधिकारी व कर्मचारियों ने सहभागिता करते हुए शासन के कर्मचारी विरोधी रवैये का विरोध किया। डॉक्टर क्या किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? वर्तमान में शासन प्रशासन के स्तर से कर्मचारी विरोधी हस्तांतरण नीति निर्गत हुई है। यह हस्तांतरण नीति कर्मचारियों की विभिन्न लंबित समस्याओं को भटकाने के लिए शासन की एक साजिश है। उसी का हम लोग जो है निराकरण करने के लिए अपने प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर विगत दिनों हम लोगों ने काला फीता धारण कर सरकार को चेताया था। अब आज से हम लोग 8 से 10 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर हम लोग सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि कर्मचारियों को लोकतांत्रिक अधिकारों को अगर कुचलने की कोशिश हुई तो कर्मचारी बृहद आंदोलन को बाध्य होंगे और शासन प्रशासन के द्वारा इस चक्र से, इस साजिश से अगर जनता को कोई परेशानी होती है, उनको कोई असुविधा होती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की। क्या मांग है आपकी? हम लोगों की मांगे पुरानी पेंशन बहाली की थी, 7वें वेतन आयोग से संबंधित जो भी विसंगतियां थी उनको दूर करने की थी। हमारे जो विगत कोरोना पीरियड में हमारे महंगाई भत्ते सीज कर दिए गए थे, उनको बहाल तो किया गया, लेकिन उनका अवशेष जो है हम लोगों को भुगतान नहीं किया गया। हमारे जिला चिकित्सालयों को, मेडिकल कॉलेज में तो आप बदल दे रहे हैं शासन प्रशासन के लोग, लेकिन वहाँ के कर्मचारियों को, वहाँ के अधिकारियों की स्थिति हैंगिंग कर दे रहे हैं। उनको जो है निदेशालयों में अटैच करके उनको 6-6 महीने से जो वेतन भुगतान से वंचित रखा गया है, उनका कोई समायोजन अभी तक नहीं हुआ। इन सब कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण हमारे संगठन के निर्देश पर हम सभी आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आंदोलन की स्थिति में है। मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? सरकार को निर्णय लेना है। अगर सरकार हमारे
पक्ष में निर्णय नहीं लेती है, हमारे संगठन के लोगों को संतुष्ट नहीं करती है, तो फिर संगठन के निर्देश पर हमें जो भी कार्यक्रम निश्चित किए जाएंगे उसको हम करने को बात। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बारिश न होने से लोग परेशान हैं, वहीं मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जल्द ही अच्छी बारिश होगी। काशी में हल्की बरसात होने के बाद अब मौसम ने मानो मुंह मोड़ लिया है, जबकि आसपास के जनपदों में जमकर बारिश हो रही है। बता दें कि लोग उमस से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ लोग उमस से राहत पाने के लिए घाटों का रुख कर रहे हैं और कुछ लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि काशी में भी बरसात होने की पूरी संभावना बनी हुई है। मौसम भी अनुकूल है तथा वातावरण में नमी भी बनी हुई है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जल्दी काशी में भी बरसात होगी। हालांकि अभी काशी की बात करें तो ठीक से बरसात नहीं हुई है, जिसके कारण लोग गर्मी और उमस से बेहद परेशान हैं। सर, मौसम की अगर बात की जाए तो अगल बगल जो है जिले हैं वहाँ पे बरसात अच्छी खासी हो रही है, लेकिन काशी अभी भी अछूता है। तो इसका रीजन क्या है, कहाँ से यहाँ पे? कोई रीजन नहीं है। पूरे के पूरे इस प्रभाग में जो बलिया या उसके आसपास का क्षेत्र है वहाँ तो मानसून की बरसात शुरू हो गई है, और अभी मिर्ज़ापुर या इलाहाबाद के आसपास लोकल बरसात हुई है, प्री मानसून वाली। और इसी तरीके से पूरे के पूरे इलाके में, पूरे के पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं पर ये बरसात की संभावनाएं हमेशा बनी हुई है। बनारस भी उसमें आएगा, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही आएगा। और मानसून भी धीरे धीरे करके आ ही रहा है, तो 2-3 दिन में मैक्सिमम आ ही जाएगा। तो एक्टिविटी थोड़ी सी चेंज हुई। अगर टेम्परेचर की बात करें तो अभी काशी का टेम्परेचर क्या चल रहा है? टेम्परेचर का अंदाज तो मुझे नहीं है, लेकिन निश्चित है पहले जो गर्मी का एक दौर चल रहा था उससे बहुत कम हो चुका है। लेकिन अभी 1-2 दिन में जो पहले बारिश हुई है उससे भी उमस बढ़ गई है। उसके पीछे का कारण बस इतना ही है कि ज़मीन अभी भी गर्म है और जो पानी है वो वाष्पित हो रहा है। और उसके अलावा जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो खुद ही नमी लिए होती हैं, तो ऐसे में ये जो उमस है ये अभी बरकरार है। तो अभी कह लीजिए कि अभी काशी वासियों को बारिश के अभी भी इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार करना एक शब्द ठीक नहीं लगा इस जगह पे। ये माहौल पूरी तरह से है और ये किसी भी समय बरस सकता है। बस यही है कि अभी बनारस में नहीं बरसा है, आसपास की जगहों में भी बरस रहा है और बनारस में भी किसी भी समय बरस सकता है। पूरा मॉइस्चर अवेलेबल है, सारी नमी है, वो माहौल है, बस बरसने की देरी है। कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष की पुण्यतिथि पर मंडलीय अस्पताल में मरीजों को फल वितरित हुआ। वाराणसी जिला मंडलीय अस्पताल में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष व शहर अध्यक्ष प्रभाकर तिवारी की 3री पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान मंडलीय अस्पताल में फल व भोजन वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मरीजों में फल एवं भोजन का वितरण हुआ, जिसमें उनके पुत्र आयुष तिवारी ने अपना योगदान दिया। उनके साथ किशन यादव, दीपक तिवारी, निकित तिवारी, राज पांडे, रवि गुप्ता ने साथ दिया। प्रभाकर तिवारी जी के 3रे पुण्यतिथि पे मैंने मंडलीय अस्पताल में गरीब असहाय जिनका कोई नहीं है, मैंने उनके ज़रूरतमंद की सामग्री उनको वितरण कराया है। क्या क्या वितरण कराए हैं? जैसे मैंने कि फल एवं खाने पीने की सामग्री सारी उनको प्राप्त कराई है। क्या उद्देश्य था आपको हॉस्पिटल में ये बांटने का, क्या है इसका? मैं अपने पिताजी जो कि हमेशा गरीबों के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, आज वो जब यहाँ पे नहीं है, मैं उनका छोटा पुत्र, उनकी जगह पे, उनके पुण्यतिथि पे उन सभी गरीबों को मदद पहुँचाई है। नाटक रेहन पर रग्गू के मंचन कार्यक्रम के संदर्भ में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रेहन पर रग्गू बीते 2 दशक के यथार्थ का चित्रण है। ये गांव, शहर और अमेरिका तक के
भूगोल में फैला हुआ है। इसका फलक विस्तृत है। ये अकेले पढ़ते जा रहे मनुष्य का यथार्थ चित्रण है। ये बातें आज सुप्रसिद्ध कथाकार काशीनाथ सिंह के आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कथाकार और नाटक के नाट्य निर्देशक राजनारायण दीक्षित ने संयुक्त रूप से बताई। डॉक्टर काशीनाथ सिंह ने बताया कि नाटक रेहन पर रघु 1 जुलाई को सनबीम वरुणा के ऑडिटोरियम में मंचित होगा। इसे दिल्ली की संस्था प्रस्ताव के कलाकारों ने तैयार किया है। इस नाटक में कुल 15 कलाकार हैं जो इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। सेतु सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी स्थानीय सहयोग कर रहा है। उन्होंने सभी साहित्यकारों और नाट्य प्रेमियों से उपस्थित होकर नाटक देखने का अनुरोध किया है। पहली बात तो ये कि जो मंचन करने आए हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं है। रेहन पर रघु का नाट्य रूपांतरण किया है इन्होंने। देश के जाने माने रंगकर्मी हैं, बड़े निर्देशक हैं। नाट्य रूपांतरण किया हो, निर्देशन भी किया है। मैं एक लेखक के नाते कह सकता हूँ कि जिन बातों को या जिस गांव को मैंने शब्दों में ढाला है, उसके पात्रों को बोलते बतियाते, हंसते गाते, उठते बैठते, एक दूसरे से बात करते मंच पर देखना एक लेखक के लिए बहुत बड़ा सुख है। यानी इससे ज़्यादा सुख दूसरा नहीं हो सकता। नाटक में बताया गया है भौगोलिकरण, भूमंडलीकरण या निजीकरण या उदारीकरण क्या क्या असर शहर पर पड़ा है तो काशी का सीन में दिखा चुका था। गांव बाकी रह गया। मैं गांव से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, इसी चंदौली का रहने वाला हूँ और जानता हूँ कि गांव में क्या बदलाव हो रहे हैं। बदलाव का हाल ये है कि पात्र इंसान नहीं रह गया। गांव का व्यक्ति धीरे धीरे सामान में बदल रहा है, वस्तु में बदल रहा है। इंसान का वस्तु में बदलता जाना ये मुझे दिखाना था कि किस तरह से रघुनाथ का पूरा परिवार है, परिवार के लिए क्या त्याग किया उन्होंने। एक तरह से गांव से पलायन करके वो आए शहर में बच्चों को पढ़ाने के लिए, अस्पताल के काम के लिए, कचहरी के काम के लिए, और बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। बच्चे आगे बढ़े। एक बच्चा कैलिफोर्निया अमेरिका गया, एक दूसरा एक नोएडा गया, रह गए वह और रह गई बहू के नाम की जमीन यानी घर जिसमें रहते थे कॉलोनी। वहाँ से उनका अपहरण होता है। बात मेरे दिमाग में थी कि रेहन पर तो घर रहा प्रायः जमीन रहा करती है, खेत बाड़ी होते हैं रेहन पर, मनुष्य नहीं होता। लेकिन रघुनाथ अपने को रेहन पर रखते हैं यह देखने के लिए कि बेटों में से या बेटी या पत्नी या बहू या कोई हमें बचाने के लिए आता है कि नहीं आता। और जाहिर है कि वे सामान की तरह, एक वस्तु की तरह, पदार्थ की तरह उन अपहरणकर्ताओं के बीच रह जाते हैं। कोई नहीं आता और जानते हैं वे कि कोई नहीं आएगा। फिर भी एक उम्मीद बची हुई है, थोड़ी सी उम्मीद, और यह उम्मीद ही बड़ी चीज़ है जिससे हम उम्मीद करते हैं कि
ये दुनिया जिसमें हम जिस भौगोलिकरण में भूमंडलीकरण में रह रहे हैं, निजीकरण में रह रहे हैं, ये दुनिया बदलेगी, यही नहीं रहेगी। इंसान वस्तु नहीं बनेगा, इंसान इंसान बन के रहेगा, चाहे जो हो जाए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भेलूपुर लूटकांड से संबंधित ऑडियो क्लिप की जारी। युवक की निर्मम हत्या में लिप्त पत्नी व प्रेमी को लंका पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ के आह्वान पर कर्मियों ने शासन के कर्मचारी विरोधी रवैये के खिलाफ कार्य बहिष्कार कर दिया धरना। और बारिश न होने से परेशान हुए लोग, मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान जल्द होगी अच्छी बारिश। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।